हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी। अब ये जो पेपर हैं, ऑनलाइन वाले पेपर हैं, इनको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। जनवरी 2021 तक के ऑफलाइन वाले पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप लोग वो वीडियो देखिएगा। इसके बाद ऑफलाइन वाले 2 पेपर बचते हैं, एक 20 अगस्त 2023 वाला और 21 जनवरी 2024 वाला। तो ये ऑनलाइन वाले पेपर मैं सॉल्व करवा दूं, उसके बाद वो 2 ऑफलाइन वाले पेपर भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो पेपर है ये 29 दिसंबर 2022 वाला पेपर है। ऑनलाइन ये पेपर हुए थे, तो इनको भी सॉल्व करना आवश्यक है, इसीलिए मैं इनको भी सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए डिस्टेंट ऑल टावर क्लियरली। एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? पहला विकल्प है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण ऊंचाई का अवलोकन करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। उत्तल दर्पण जो है वस्तुओं का आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और इनका उपयोग किया जाता है गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में पीछे किसी वस्तु को देखने के लिए और आने वाले किसी वाहन को देखने के लिए। तो साइड वाले जो दर्पण लगाए जाते हैं गाड़ियों में, वो उत्तल दर्पण ही होते हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल और कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। दूसरे में लिखा है, वह बी में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। वह सी में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल और थोड़ी सी चीनी डालती है। उपरोक्त घोलों में से कौन सा विद्युत का चालन करेगा? तो विद्युत का चालन करेंगे ए वाला और बी वाला। क्यों करेंगे? तो जब जल में HCl की कुछ बूंदें मिलाई जाएंगी तो क्या होगा? HCl जो है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयनों में आयनित हो जाएगा, इसीलिए यह विद्युत का चालन करेगा। बी वाला क्यों करेगा? जब बी वाले में कास्टिक सोडा डाला जाएगा तो क्या होगा? यह जल में घुल जाएगा और घुलकर क्या बनाएगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसीलिए ये भी विद्युत का चालन करेगा। लेकिन चीनी जो है यह आयनित नहीं होती है, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं करेगी। ए और बी इस प्रश्न के उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ विटामिन बताने हैं ये वाले और ये रोग बताने हैं। तो पहले में लिखा है एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए जिससे सुखंडी रोग यानी कि रिकेट्स रोग हो जाता है जिसकी कमी से। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हिंदी में उसे ही सुखंडी कहते हैं।
तो यहाँ पे आएगा डी, यानी एक्स होगा वो डी होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, यहाँ आएगा सी। अब यहाँ लिखा हुआ है B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, तो जेड की जगह पर आएगा बेरी बेरी। और B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, तो यहाँ पे आएगा पेलाग्रा। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। एक्स विटामिन डी है, वाई विटामिन सी है, तो एक्स विटामिन डी वाई विटामिन ये हो नहीं सकता। एक्स विटामिन के ये तो बिल्कुल नहीं। एक्स विटामिन डी वाई विटामिन सी जेड बेरी बेरी और डब्ल्यू पेलाग्रा, ये तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है S1, पहला कथन लिखा है चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा लिखा है चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो पहले में लिखा है चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे, ये गलत है क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, ये सही है। S1 सही नहीं है, S2 सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 हिस्सा है, इसीलिए चांद पर वस्तुओं का वजन पृथ्वी की तुलना में काफी कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृण्मय यानी मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। लिखा है इसमें जल शीघ्रता से निकल जाता है। दूसरा है इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है। तीसरा है यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है। और चौथा है यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि मृण्मय मृदा होती क्या है। तो मृण्मय मृदा वह मृदा होती है जो बहुत बारीक खनिज लवणों से बनी होती है और इसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ नहीं होते। तो इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। लिखा है क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता। पहला विकल्प है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। दूसरा है उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है यह उन्हें तैरता रखने में सहायक करता है। तो जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता क्योंकि उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। बी विकल्प इसमें सही है। तो जलीय जो पौधे होते हैं ये ऐसे वातावरण में जीवित रहते हैं जहां जल प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें जल को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। पहला विकल्प है स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा। दूसरा है समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तीसरा है समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा। और चौथा है वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। इस प्रकार से
ये समय है t, ये है वेग, ये सीधा है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इस तरह से दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है? मान लीजिए ये है दर्पण, सीधा खींचते हैं, और रमन खड़ा है दर्पण से 8 मीटर दूर। ये दूरी है 8 मीटर। ये रहा रमन। आगे कहा गया कि अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, यानी कि रमन का प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, और ये दूरी कितनी है? रमन के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी दी गई है 10 मीटर, यानी कि ये पूरी दूरी दी गई है 10 मीटर। तो रमन कितना चला होगा ये पूछा गया है। तो रमन चला होगा 3 मीटर और आ गया होगा यहाँ पर, तभी तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो पाई। तो ये 3 मीटर चल गया, तो ये दूरी पूछी गई है 5, यानी प्रतिबिंब से और रमन के बीच की दूरी पूछी गई है, तो हो गई 5। अब दूसरा शिक्षा के लिए लिखा है, तो शिक्षा के लिए भी निकाल लेते हैं। अब शिक्षा के लिए निकाल लेते हैं। ये खड़ी है शिक्षा 11 मीटर की दूरी पर, ये है शिक्षा यहाँ, और ये है दर्पण। अब वह क्या करती है? दर्पण की ओर 6 मीटर चलती है, तो ये पूरी दूरी है 11। जब 6 मीटर चल गई तो दर्पण की और शिक्षा के बीच की दूरी कितनी रह गई? 5 मीटर, यानी कि दोनों जो है अब 5 मीटर की दूरी पर हैं। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने जाता है। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए? लिखा है उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए। दूसरा है उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारना चाहिए। तीसरा है उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। और चौथा है उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए। तो मछुआरे को क्या करना चाहिए कि उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि मछली जो है उसे ऊपर दिखेगी, लेकिन उसे निशाना कहाँ? नीचे की तरफ बर्छी मारनी है, तभी मछली पकड़ में आ पाएगी। क्योंकि मछुआरे को अपवर्तन के प्रभाव के लिए समायोजन करते हुए मछली की स्पष्ट स्थिति से नीचे निशाना लगाना चाहिए, तभी वह मछली को पकड़ पाएगा। अगला प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है? तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और घर्षण एक संपर्क बल है, ये भी याद रखना है। अब इसमें से बताना है परिमाण के बारे में कौन सा सही है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी, फिर लोटनिक, यानी कि स्थैतिक सर्पी से ज़्यादा होता है और सर्पी लोटनिक घर्षण से ज़्यादा होता है इसका परिमाण। अब सर्पी घर्षण होता क्या है, लोटनिक, स्थैतिक, इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो स्थैतिक घर्षण जो है जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर रखी हो तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है, वह स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है।
सर्पी घर्षण क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल रही हो तो उनके बीच लगने वाला बल घर्षण बल सर्पी घर्षण होता है। लोटनिक घर्षण क्या है? जब एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है तो उनके बीच जो बल लगता है वह लोटनिक घर्षण बल होता है। इन सब के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है उनका चयन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। लिखा है गुड़हैल शिराविन्यास जालका रूपी, जड़ झकड़ा जड़। तो ये तो सही है, सही लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है? गुलाब शिराविन्यास जालका रूपी और जड़ मूसला जड़। तो गुलाब में मूसला जड़ नहीं होती, रेशेदार जड़ें होती हैं। तो एक तो ये हो गया बी वाला, ये गलत है। यहाँ क्या होगा? रेशेदार जड़। सी में क्या लिखा हुआ है? बांस शिराविन्यास समानांतर और जड़ झकड़ा जड़, सही है। और डी में क्या लिखा हुआ है? धान शिराविन्यास जालिका रूपी और जड़ झकड़ा जड़। तो इनमें जालिका रूपी शिराविन्यास नहीं होता, समानांतर शिराविन्यास होता है। और जड़ें जो हैं रेशेदार जड़ होती हैं। तो बी और डी गलत हैं और गलत ही हमसे पूछे गए हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, बी और डी। ये गलत हैं, गलत ही पूछे गए हैं। क्यों गलत हैं ये भी बता दिया। अब जड़ें जो हैं दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? मूसला जड़ बीज के भ्रूण के मूलांकर से विकसित होती है, जहां अन्य पार्श्व जड़ें उत्पन्न होती हैं। रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? ये तने के आधार से निकलती हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और जो झकड़ा जड़ लिखी हुई है ये रेशेदार जड़ का ही दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है परखनली में 3 घोल लिए गए, ए, बी और सी। चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया, बी रंगहीन हो गया, सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। ए, बी और सी की प्रकृति क्या है? तो ए जो है वह कैसा हो गया है? ए हो गया है हरा। तो चाइना रोज एक सूचक है, ये जब क्षारकीय माध्यम में हरा रंग देता है, यानी क्षारकीय माध्यम में मिलाया जाता है तो हरा रंग देता है। और ये अम्लीय माध्यम में मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देता है। और लवड़ी विलयन में मिलाया जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब है कि ए क्षारक है, बी लवण है और सी अम्ल है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल, यहाँ पर होगा लवण। और यहाँ पे होगा अम्लीय। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है कलिका का पुष्पण, घास काटना, गर्म करने पर लोहे का फैलना, जल का क्वथनन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें बताने हैं कि कौन से ये इसमें दिए गए हैं विकल्प में, कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए। तो ए में है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और बी में उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है।
तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। इसमें क्या होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है प्रारंभिक उत्पाद से भिन्न होता है। जैसे कलिका है, पुष्प बन गई, तो ये कलिका जो है इसका स्वरूप बदल गया, तो इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। घास काटना ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं और इसमें क्या होता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं लेकिन अंतिम उत्पाद प्रारंभिक उत्पाद के समान ही होते हैं। इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं। पहला विकल्प है वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। दूसरा है उन सबके शरीर पर स्केल यानी सल्क होते हैं। तीसरा है वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं और चौथा है वे जल में रहते हैं। तो अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में समानताएं हैं कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लिखा है, एक पत्ते में मंड स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के नीचे दिए गए चरण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। पहला विकल्प है पत्ते को पहले पानी में उबालें फिर अल्कोहल में। दूसरा है विरंजित पत्ते को धोएं। तीसरा है पत्ते को आंच पर गर्म करें और चौथा है विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदें आयोडीन घोल की डालें। तो इसमें जो आवश्यक नहीं है वह पूछा गया है। ये तीनों ही आवश्यक हैं। पत्ते को पहले पानी में उबालें फिर अल्कोहल में, तो ये एक महत्वपूर्ण चरण है पत्ते से क्लोरोफिल निकालने के लिए, तो ये तो आवश्यक है। विरंजित पत्ते को धोएं, तो इसको धोना भी है क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ या रसायन को हटाने के लिए इसे धोना आवश्यक है। विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदें आयोडीन की डालें, ये भी आवश्यक है, यही तो महत्वपूर्ण है। लेकिन पत्ते को आंच पर गर्म करें, ये आवश्यक नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि जो आवश्यक नहीं है वह पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लिखा है, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं। पहला विकल्प है उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर। दूसरा है उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर। तीसरा है भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके और चौथा है पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो चक्रवात जो है तटीय क्षेत्रों में क्या करता है कि भूमि को लवण जल से युक्त कर देता है, ये यानी कि बाढ़ आ जाती है उस क्षेत्र में और खारा पानी उस क्षेत्र में भर जाता है जिससे भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। दूसरा है खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। तीसरा है निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए और चौथा है जमीन के पास की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो जो कथन सही नहीं है निराई के संबंध में वह बताना है। तो निराई क्या होता है, जब फसल उगती है तो उसके साथ खरपतवार भी उगाते हैं, उनको हटाना आवश्यक होता है, तो उनको हटाना ही निराई कहलाती है। इसमें जो आवश्यक नहीं है बी विकल्प खरपतवार यानी कि सही नहीं है, आवश्यक नहीं, सॉरी, जो कथन निराई के संबंध में सही नहीं है वह बताने हैं। तो इसमें खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये गलत है और गलत ही ये पूछा गया है। और निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, ये भी गलत है। बी और सी यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है लिखा है, रॉकेट ईंधन की विशिष्टताएं क्या हैं। पहला विकल्प है यह हल्का होता है, उच्च कैलोरी जनन मान, वायु के अभाव में धीरे जलता है। तो इसमें जो रॉकेट ईंधन की विशेषताएं हैं वह बतानी है। तो यह हल्का होता है भार में, ये इसकी विशेषता है, और उच्च कैलोरी जनन मान होता है इसका। ए और बी यानी तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, अभिकथन लिखा है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। विवेचन में लिखा है, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये गलत है। ए सही, आर गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, जो तब बनता है जब बड़ी मात्रा में मृत जीव, मुख्यतः प्राणी प्लवक और शैवाल, तलछटी यानी चट्टान के नीचे। तो ये जो पेपर था, ये पेपर ऑनलाइन वाला था, 29 दिसंबर 2022 वाला। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा साइंस NCERT की क्लास भी चल रही है, आप लोग वो क्लास अवश्य देखिएगा, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। इसमें भी जो प्रश्न हैं उसी से ही पूछे गए हैं, और जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ NCERT, तो मैं बताती चल रही हूँ कौन सा प्रश्न कहाँ से बनता है, कैसे पूछा जाता है। तो वो क्लास भी अवश्य देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।